अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक C++ में प्रोग्राम के बारे में है कि C++ में प्रोग्राम क्या होता है और इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हम C++ को C++ क्यों कहते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू सम प्रीडिफाइंड रूल्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी आप कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई इस पे काम करना चाहते हैं तो कोई भी काम जो हम कंप्यूटर पे करना चाहते हैं उसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टास्क। अब उस काम करने के लिए हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। सपोज कर ले हमारे पास एक टास्क है इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना, यानी आपसे किसी ने कहा कि आप इन दो वैल्यूज़ को इन कंप्यूटर की मदद से ऐड कर ले। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इस तरह लिखते हैं 6 + 8 और यहाँ पे इक्वल टू। तो ये जो हमारे पास लाइंस है इनमें से हर एक को हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है एंड सो ऑन। ये इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को क्यों इंटर किया है, यानी इन इंस्ट्रक्शन को इंटर करने का हमारा मकसद क्या था। तो सिंपल सी बात है, हमारा मकसद था कि इन दो नंबर्स को ऐड करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हमने इंटर किया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो इनमें से हर एक को इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। तो ये सब के सब इंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ये कंबाइनली फिर कहलाते हैं क्या, प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन का एक सेट है गिवन टू कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर को दिया अकॉर्डिंग टू सम प्रीडिफाइंड रूल्स। अब यहाँ पे प्रीडिफाइंड रूल्स का मतलब यह है कि कंप्यूटर को पहले ही किसी ने समझाया है कि जो बंदा इंस्ट्रक्शन इंटर करेगा वो एक मखसूस रूल्स के मुताबिक इंटर करेगा। और यहाँ पे ये जो रूल्स है इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। जिस तरह हमारे पास है 6 + 8 = 2, आप इस तरह नहीं लिख सकते कि यहाँ पे आपने लिख लिया 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे = 2। किस तरह हम लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रीडिफाइंड रूल्स और इस प्रीडिफाइंड रूल्स को हम कहते हैं क्या, सिंटैक्स। ये जो प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं इसको बाद में हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है, प्रोग्राम लिखने का एक ख़ास अंदाज। अब ये इंस्ट्रक्शन हमने क्यों दिया है, ये प्रोग्राम हमने क्यों लिखा, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, एक ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं ये किसी मखसूस लैंग्वेज में देते हैं। जिस तरह हमारे पास है C++। तो ये हमारे पास सिंपल सी प्रोग्राम की डिफिनीशन होगा कि प्रोग्राम होता क्या है और ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और किस तरह हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि C++ का प्रोग्राम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम C++ का, चाहे वो एक लाइन पे मुश्तमिल हो या बहुत ज़्यादा लाइंस पे मुश्तमिल हो, लाजमी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। यानी हमारे पास C++ प्रोग्राम के टोटल 3 हिस्से होते हैं। पहले 3 हिस्सों को, इन 3 में से जो पहला हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब देखते जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे #include iostream.h। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे #include conio.h। यहाँ पे हमारे पास लाइन होगा मेन और यहाँ पे हमारे पास होगी इस तरह ब्रेसिस। तो डियर स्टूडेंट ये जो 2 लाइंस हैं प्रोग्राम के, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये हमारे पास इस तरह भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हम लिख ले #include और यहाँ पे सिर्फ लिख ले iostream.h के बगैर। फिर नेक्स्ट लाइन हमारे पास होगा यूजिंग नेम स्पेस std। ये बेसिकली कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एडवांस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो इन 2 लाइन की जगह आप लिखेंगे #include iostream
यहाँ पे डॉट एच फिर नहीं होगा, और नेक्स्ट लाइन हमारे पास होगा यूजिंग नेम स्पेस std। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि C++ के प्रोग्राम के टोटल कितने हिस्से होते हैं। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हर एक C++ प्रोग्राम के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। ये जो 2 लाइन्स है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसके बारे में हम फिर डिटेल के साथ कमिंग वीडियो में देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास C++ प्रोग्राम का, उसको हम कहते हैं हेडर ऑफ मेन फंक्शन, यानी ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेडर ऑफ मेन फंक्शन। याद रखें कि किसी भी C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारे पास मेन से ज़्यादा फंक्शन एक प्रोग्राम में हो, लेकिन याद रखें कि मेन फंक्शन के बगैर हम प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो मेन फंक्शन की पहचान यह है कि यहाँ पे हमारे पास होगा मेन, इसको हम लोअर केस में लिखते हैं, यहाँ पे फिर पेरेंथेसिस, यहाँ पे 2 पेरेंथेसिस डालते हैं। अच्छा, साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि आप इस लाइन की जगह इस तरह भी लिख सकते हैं वॉइड मेन, इस तरह भी लिख सकते हैं वॉइड मेन वॉइड, और साथ साथ आप इस तरह भी लिख सकते हैं इंट मेन। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इंट मेन लिख लिया तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पास फिर रिटर्न 0 वाला ऑप्शन भी मस्ट होगा। लेकिन हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप यहाँ पे मेन लिख लें, यहाँ पे वॉइड भी ना लिखे और यहाँ पे भी कोई रिटर्न डेटा टाइप ना लिखे। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर लें कि इन लाइंस के आखिर में कहीं पे भी हमारे पास सेमीकोलन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, या आप इसको सिंपली बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हमेशा इस तरह ब्रेसिस की फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमारे पास होगा स्टार्ट ब्रैकेट और यहाँ पे हमारे पास होगा क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे फिर हम हमारा जो मेन टारगेट होता है प्रोग्राम में, यानी जिस पर्पस के लिए हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हम फिर यहाँ पे लिखते हैं। इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या बॉडी ऑफ प्रोग्राम। तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि C++ का प्रोग्राम किस तरह काम करेगा और ये कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो चले देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए हम C++ के प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। इसके बाद हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पे कानियो डॉट एच। सपोज कर ले प्रोग्राम हमारा है कि इन 2 नंबर्स को ऐड करना है, यानी 8 और 7 को। थर्ड लाइन जो हमारे पास होता है यहाँ पे हम लिखते हैं मेन इस तरह, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, या जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट स्टार्ट। तो इन लाइन का मकसद क्या है? फिलहाल अपने जहन में ये बात रखें कि ये हमारे पास हर प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है। इसको हम फिर कमिंग वीडियोस लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे कि यहाँ पे इंक्लूड का क्या पर्पस है, iostream.h का क्या पर्पस है, एंड सो ऑन। तो हमारा काम क्या है? इन 2 नंबर्स को ऐड करना, 8 और 7 को आपस में ऐड करना। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट नोट कर लें कि हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई देता है, यानी जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप जो कुछ देखते हैं वो बेसिकली रैम से होकर आता है। कहाँ से होकर आता है? रैम से होकर आता है। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स है, एक है 8 और दूसरा है 7। इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो इन 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्यूटर से कहेंगे कि मेरे लिए रैम में, इसको हम सिंपली मेमोरी भी बोल सकते हैं, 2 स्पेसिस रिजर्व कर ले, यानी 2 लोकेशन हमारे लिए डिक्लेयर कर ले। तो किस तरह हम लिखेंगे? वो इस तरह हम लिखेंगे, देखते जाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, फिर थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पे ए और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट। इंट का मतलब है कि आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि मेरे लिए एक स्पेस क्रिएट कर ले, मैंने वहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है। इंटीजर वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, जिस तरह हमारे पास है 8 और 7। तो इस स्टेटमेंट की मदद से, मतलब जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो याद रखें कि हमारे पास रैम में एक स्पेस बनती है।
एक लोकेशन बनती है। सपोज कर ले ये हमारे पास रैम है और यहाँ पे ये जो लोकेशन है वो ये है, इसका नाम होगा ए। अब ए इसका लाजमी नाम नहीं है, मतलब आप इसको अपनी तरफ से कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन चंद नाम ऐसे हैं जो आप वेरिएबल को नहीं दे सकते। उसके लिए हम फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। फिलहाल इस स्टेटमेंट को दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट ए। तो इस स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे हमारे पास स्पेस रिजर्व हो गई और इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यानी यहां पे जो स्पेस बन गई है, जो मेमोरी रिजर्व हो गई है, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। अब वेरिएबल होता क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। बहरहाल यहां पे हमारे पास एक स्पेस रिजर्व हो गया ए, किसके लिए? 8 के लिए। अब हमारे पास एक और इंटीजर नंबर भी है 7, तो इसके लिए भी मैंने स्पेस रिजर्व करना है, तो वो हमारे पास होगा इस तरह इंट बी सेमीकोलन। यानी जिस तरह इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास मेमोरी में स्पेस रिजर्व होती है, मेमोरी में कोई जगह बनती है, इस तरह इसी स्टेटमेंट की मदद से भी हमारे पास मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व होती है, एक जगह बनती है जिसका नाम होगा हमारे पास बी। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए है और ये भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। कहाँ से हमें पता चला कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए होगा? ये बेसिकली यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट। इंट का सिंपल सा मतलब होता है इंटीजर। अब इन दो स्पेसिस में हमने वैल्यू को स्टोर करनी है, तो वो किस तरह हम लिखेंगे देखते जाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे सेमी कोलन। a इज इक्वल टू 8 सेमी कोलन का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि a बराबर है हमारे पास 8 के या 8 बराबर है a के, बल्कि इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम यह है कि आप कंप्यूटर से कह रहे हैं, आप कंपाइलर से कह रहे हैं कि जो 8 की वैल्यू है ये मेरे लिए स्टोर कर ले कहाँ पे? ए में। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8 कहाँ पे? ए में, और वो कहाँ पे है? रैम के अंदर। नेक्स्ट, अब इस स्पेस में, इस वेरिएबल में भी हमने वैल्यू स्टोर करनी है, कौन सी वाली? 7। तो हम इस तरह लिखेंगे b इज इक्वल टू 7 सेमी कोलन। तो इस स्टेटमेंट का मकसद भी यही है कि आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि जो 7 की वैल्यू है आप मेरे लिए स्टोर कर ले b में। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 7। फाइंड आउट कर ले कि अगर यहाँ पे आपने लिख लिया कि c इज इक्वल टू 7, तो इसका मकसद ये है कि आप कंप्यूटर से या कंपाइलर से कह रहे हैं कि ये जो 7 की वैल्यू है ये मेरे लिए स्टोर कर ले c में। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि c तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं किस तरह इसमें स्टोर कर लूँ। तो इसको हम सिंपली कहते हैं एरर। क्या कहते हैं इसको? फिर एरर। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू सेंड करनी है या वैल्यू असाइन करनी है, उसको यहाँ पे असाइनमेंट से पहले लाजमी डिक्लेयर करना होगा। यानी ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट और इसको भी हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ तक 2 वेरिएबल बन गए रैम में। देखें, रैम फिर हमें दिखाई नहीं देता, मतलब ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये इंटरनली रैम में बन रहे हैं। और इन 2 स्टेटमेंट की मदद से क्या हो रहा है? 8 की वैल्यू जा रही है a के पास और 7 की वैल्यू जा रही है b के पास। अब हमने करना क्या है? इन 2 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं। तो वो किस तरह हम लेंगे? यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं इंट s। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि बाज़ नेम ऐसे है जिस पे यहाँ पे पाबंदी है, तो हम कमिंग वीडियोस में डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन से नाम वेरिएबल के लिए वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट की मदद से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसका नाम है s। तो जिस तरह a भी हमारे पास वेरिएबल थे, इस तरह सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा s कहाँ पे? रैम में, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू a प्लस b। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि a और b की वैल्यू को आपस में ऐड कर ले और इसको असाइन कर ले s को। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 8 और 7,
ये हमारे पास हो जाएगी 15 और ये फिर स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, एस में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 15। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं, ये वाला जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, बिल्कुल इसी टाइप का है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। जबकि ये वाला स्टेटमेंट जो है इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है और इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट स्टेटमेंट टोटली। तो इस स्टेटमेंट को हम फिर नाम देते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्या करना है, आप कंपाइलर से कह रहे हैं, कंपाइलर को आप या कंप्यूटर को आप कह रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर के रैम में जो वैल्यू पड़ी है 15s में वो ज़रा मुझे स्क्रीन पे शो कर ले। तो वो वाला स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह होगा, देखें सी आउट, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे एस और यहाँ पे सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आप कंपाइलर से कह रहे हैं कि एस में जो वैल्यू पड़ी है वो फ्लो कर जाए कहाँ पे, आउट हो जाए कहाँ पे, कंसोल पे। यहाँ पे सी आउट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, आउटपुट ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारे पास डेटा को शो करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम डिटेल के साथ कमिंग वीडियोस में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो फ्लो कर जाए कहाँ पे, कंसोल की जानिब। कंसोल मीन्स स्क्रीन, और वहाँ पे क्या हो जाए, आउट हो जाए। सिंपली एस की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाए। इस स्टेटमेंट का मेन मकसद यही है। इसको फिर हम आउटपुट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट। लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं गेट सी एच, यहाँ पे इस तरह। गेट सी एच बेसिकली एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसका मेन पर्पज़ यहाँ पे, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें ये होगा कि जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो तब तक प्रोग्राम का जो रिजल्ट होगा वो स्क्रीन पे शो होगा जब तक आप कोई की प्रेस ना कर ले। यानी यहाँ पे गेट कैरेक्टर मीन्स कि मेरे प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो तब तक स्क्रीन पे दिखाई दे जब तक मैं कोई कीबोर्ड पे बटन प्रेस ना कर लूँ। तो इस फंक्शन का मेन मकसद यही है और ये फंक्शन बेसिकली इस हेडर फाइल में डिफाइन है। इसको बाद में हम फिर डिटेल के साथ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम। जब ये वाला प्रोग्राम हम रन करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा 15। तो देखें इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 हिस्से हैं। ये जो 2 लाइंस है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेडर ऑफ मेन फंक्शन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हमने लिखा इन सब को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन या बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। एक पॉइंट ये भी नोट कर ले कि बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में हमारे पास हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लिखना लाजमी है। और ये जो सेमीकोलन हमारे पास है इसको यहाँ पे हम नाम देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। पॉइंट नोट कर ले कि इन 2 वेरिएबल को या मोर देन 1 वेरिएबल को हम सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी इन 2 स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट हमारे पास ये भी पॉसिबल है, इंट a कामा b सेमीकोलन। यानी अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें कि पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया फिर दूसरे को डिक्लेयर किया तो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप दोनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। ये फिर आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये भी पॉसिबल है कि आपने तीनों वेरिएबल को यानी a b और s एक ही लाइन में डिक्लेयर किया। यानी आपने यहाँ पे लिख लिया इंट a कामा b कामा s। तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है तो भी पॉसिबल है। लेकिन ये पॉइंट नोट कर ले कि जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, देखें इस तरह जिस तरह यहाँ पे हम 8 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं a को, तो लाजमी बात यह है कि आपने इसको यहाँ पे मस्ट डिक्लेयर करना होगा। यानी अगर यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन किया और यहाँ पे आपने डिक्लेयर नहीं किया, या आप इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लाइन के बाद इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एरर होगा। मतलब किसी वेरिएबल को आप तब तक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते जब तक आपने उसको डिक्लेयर ना किया हो। तो ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं इसको फिर हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम फिर हमारे पास कंपाइलर की मदद से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है, यानी 0-1 में। फिर प्रोसेसर इसको रन करता है।
तो अब इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चले देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह रन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम C++ का के लिए जो कंपाइलर इंस्टॉल है वो खोलते हैं। मेरे पास बोरलैंड C++ वाला कंपाइलर इंस्टॉल है। आप अपने चॉइस के मुताबिक कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबका प्रोसेस तकरीबन एक जैसा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद न्यू पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट एडिट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास, तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे हम लिखेंगे #include iostream.h। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे #include और यहाँ पे conio.h। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मेन, इसके बाद ये वाला सिंबल। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे int a, फिर a को नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे int b सेमीकोलन। फिर हमने a को वैल्यू साइन की है 8, b को वैल्यू साइन की है 7 और इसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया था int s और s को हमने साइन की थी a प्लस b सेमीकोलन। लास्ट में हमने लिखा था cout <s सेमीकोलन और यहाँ पे हम लास्ट लाइन में लिखते हैं get ch इस तरह। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सेव करता हूँ। फाइल पे क्लिक कर ले, इसके बाद यहाँ पे सेव पे चले जाएं। तो अब अपनी तरफ से कोई वैलिड नाम इसको दे सकते हैं, यानी ये जो प्रोग्राम है इसको मैं सिंपली नाम देता हूँ सिंपल प्रोग्राम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो किस तरह हम कंपाइल करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर ले, इसके बाद कंपाइल पे क्लिक कर ले। तो देखिए हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी 0 1 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर ले, इसके बाद यहाँ से इसको आप रन कर ले। देखिए ये जो येलो बटन है इस पर क्लिक कर ले। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो कंसोल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 15। अब ये रिज़ल्ट तब तक यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा जब तक मैं कोई बटन प्रेस ना कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ, तो मैंने एक बटन प्रेस किया और इस तरह हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गया। तो इस लास्ट लाइन का ये मकसद था, जिस तरह मैंने वहाँ पर जिक्र किया। अगर मैं इस लाइन को ना लिखूँ, देखिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो भी हमारे पास प्रोग्राम रन होगा, लेकिन वो जो डिस्प्ले होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। यानी यहाँ पे मैंने वो get ch वाला फंक्शन रिमूव किया, इसके बाद इसको सेव किया। अब दोबारा यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, तो आप लोग देखते जाए। तो देखिए हमारे पास ये जो प्रोग्राम है रन हो गया, लेकिन वो जो डिस्प्ले है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो यहाँ पे ब्लिंक कर जाती है, फिर फ़ौरन गायब हो जाती है। देखिए इस तरह। तो ये किस वजह से यहाँ पे get ch मैंने नहीं लिखा है, तो दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ get ch इस तरह। इसके बाद ये जो 2 लाइन है इसको मैं कंबाइन लिखता हूँ, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a, b, तो भी हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा। देखते जाएं। दोबारा इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट है, कभी कभी यहाँ पे टॉस बार पे चला जाता है, तो इस पर क्लिक कर ले। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 15। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ c, मतलब मैंने c को वैल्यू साइन की है 8, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई वो नहीं किया है, इसको डिक्लेयर नहीं किया है इस वेरिएबल को, तो ये हमारे पास फिर एरर होगा। तो देखते जाए, जब मैं इसको इस तरह रन करता हूँ तो मेक फेल्ड, तो यहाँ पे हमारे पास देखें अनडिफाइंड सिंबल c, यानी कंपाइलर कह रहा है कि जो सिंबल c है ये मेरे लिए अनडिफाइंड है, यानी मैंने बेसिकली यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं किया है, इस वजह से कंपाइलर एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ, देखें यहाँ पे मैं a की जगह लिख लूँ c, तो हमारे पास ये जो एरर है वो फिर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख लूँ c। तो अब दोबारा इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ।
देखें जब भी मैं कोई चेंजेस करता हूं तो पॉइंट नोट कर लेके लाजमी इसको यहाँ पे सेव करना होगा, फाइल और इसके बाद सेव। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर ले यहाँ से। तो जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो देखिए इसमें कोई एरर नहीं है और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 15 आ गया, आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम कि किस तरह हम C++ में प्रोग्राम को रन करते हैं और उसके टोटल कितने हिस्से होते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि आप यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। आप यहाँ पे भी वॉइड लिख सकते हैं, इससे भी कोई एरर नहीं होगा हमारे पास। साथ साथ अगर आप यहाँ पे इंट लिख ले तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना होगा। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप यहाँ पे ये जो मेन है इसको बग़ैर वॉइड के और इंट के लिख ले तो बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह।